Hello everyone and welcome back to the next lecture of class 12th BST. We were doing unit 2 principles of management and in the previous video we have done the 5 principles of management, and in this video we are going to do next 5 principles of management which were given by Henry Fayol. So sixth principle is principle of equity. Now see what is the principle of equity. देखिए सबसे पहले तो इक्विटी का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि उनको इक्वल सैलरीज देना. इक्विटी का मतलब हम ये नहीं मान के चल रहे कि भाई इक्वल सैलरीज देना, बिकॉज देर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल एंड लोअर. तो उनको सैलरी, उनकी जो सैलरी होगी वो भी डिफ्रेंशिएट करेगी. तो अब हमें ये तो पता चल गया कि इक्विटी का मतलब इक्वल सैलरीज नहीं है. देन द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज इक्विटी? सो इट रेफर्स टू द काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज. जब आप एम्प्लॉयज के साथ में एक जैसा ट्रीटमेंट करते हो, काइंड एंड फेयर ट्रीटमेंट करते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एम्प्लॉयज आपके रिलेशन में है, ठीक है, आपका रिलेटिव है, या फिर कोई एम्प्लॉयज आपका फेवरेट है तो आप उसके साथ ट्रीटमेंट अलग करोगे और बाकी एम्प्लॉयज के साथ ट्रीटमेंट अलग करोगे. नो, आपको सिमिलर ट्रीटमेंट रखना है, इक्वल ट्रीटमेंट रखना है अपने सभी एम्प्लॉयज के साथ में. Equity means no discrimination on account of gender, religion, language, caste और nationality. That means equity का मतलब क्या है कि आपको किसी के भी जेंडर को लेकर, मेल है, फीमेल है, रिलीजन को लेकर, लैंग्वेज, कास्ट या नेशनलिटी को लेकर कभी भी कोई भेदभाव, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है. तो यू शुड ट्रीट एवरीवन इन द इक्वल मैनर, इन द जस्ट एंड फेयर मैनर, irrespective of their gender, religion, language, caste or nationality. Seventh principle is principle of initiative. Now see, what is the principle of initiative? It means employees should be given fair opportunities to come up with new suggestions, ideas and take initiative. मीन्स कि एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको फेयर अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए ताकि वो नए सजेशंस, नए आइडियाज़ और नए इनिशिएटिव के साथ है. मीन्स कि हमें उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए एम्प्लॉयज़ को कि हम उनके सजेशन सुन सकें, उनके सजेशन सुने, उनके आइडियाज़ सुने, और अगर वो कुछ नया इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं तो हम उसको उसमें सपोर्ट करें. तो मैनेजमेंट जो है उनको एम्प्लॉयज़ की सजेशंस, आइडियाज़, इन सब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको मौका देना चाहिए कि वो अपने सजेशन, अपने आइडियाज़ के साथ निकल कर आएँ. मैनेजर्स मस्ट वेलकम द सजेशंस ऑफ द एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ के सजेशंस को मैनेजर्स क्या करें? वेलकम करें. ठीक है. इनिशिएटिव डजंट मीन डिसओबीडियंस. नाउ सी दिस पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट हियर? इनिशिएटिव डजंट मीन डिसओबीडियंस. मीन्स इनिशिएटिव का मतलब डिसओबीडियंस नहीं है. डिसओबीडियंस मीन्स कि ऐसा नहीं है कि एक बार डिसीजन ले लिया तो एम्प्लॉयज मैनेजमेंट के पास बार बार पहुंच जाए कि हमें तो ये फॉलो ही नहीं करना है, ठीक है, और उसको काउंटर करने लग जाए उसके डिसीजन को ना माने, ठीक है. तो ऐसा नहीं है. उसको अगर मैनेजर उनके सजेशन, उनके आइडियाज़ को सुन रहा है तो एम्प्लॉयज़ को भी उनके प्रति ओबीडियंट रहना चाहिए. उसके मैनेजर्स की या मैनेजमेंट के डिसीजन की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल. नाउ व्हाट इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल? इट मीन्स कि बार बार ना एम्प्लॉयज का टर्मिनेशन नहीं करना है, ना उनका ट्रांसफर करना है. अब देखो इससे दोनों को नुकसान है, एम्प्लॉयज को भी और एम्प्लॉयर्स को भी. अगर कोई एम्प्लॉयज है वो बार बार अपनी जॉब चेंज करता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है कि वो क्यों अपनी जॉब चेंज करता है. सेकंड थिंग कि वो किसी एक जॉब पे अगर स्टेबल हो ही नहीं रहा है तो उसकी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, ठीक है. दैट मीन्स वो वहां से कुछ सीख ही नहीं पा रहा है, ठीक है. तो एम्प्लॉयज को तो ये लॉस है. और जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको क्या लॉस है कि एम्प्लॉयर्स जो है अगर वो बार बार किसी एक पर्सन का टर्मिनेशन, मान लो एम्प्लॉयज को निकाल देते हैं, फिर दोबारा नए एम्प्लॉयज रख रहे हैं, ठीक है, फिर कुछ टाइम पीरियड उनको रखा, फिर उनको हटाकर किसी और एम्प्लॉयज को रख रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं उनकी कॉस्ट ही बढ़ेगी कि बार बार उन एम्प्लॉयज को बार बार, जैसे अभी दो एम्प्लॉयज हमने नए रखे थे, उनको सिखा दिया काम, उनको ट्रेनिंग दे दी, फिर उनको हटा के कोई और रख लिए, फिर उनको सिखाओ, ठीक है. तो इस तरीके से क्या होगा कि अगर हम बार बार किसी को टर्मिनेट करेंगे या ट्रांसफर करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की ही कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है.
सो मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड अ फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी टू एम्प्लॉयज। मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज को एक जॉब सिक्योरिटी देना चाहिए। जब तक एम्प्लॉयज के अंदर जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग नहीं होगी, वो अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ कभी भी काम नहीं कर पाएंगे। तो जो पर्सोनल है, पर्सोनल मतलब जो आपके पास HR है, जो आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज है, एम्प्लॉयज है, ठीक है, उनको स्टेबल, उनका पीरियड हमें स्टेबल रखना है, यानी हमें उनको ये रियलाइज कराना है उनकी आपकी जॉब सिक्योर्ड है अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। नाउ व्हाट इज दिस सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट? देखो, ऑर्गेनाइजेशन के और एम्प्लॉयज के जो गोल्स होते हैं, जो उनके, हम ये कह सकते हैं जो उनका इंटरेस्ट होता है वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल जो एम्प्लॉयज हैं उनका क्या होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सैलरीज मिले, या एम्प्लॉयर्स है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स मिले। और ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, देखो सिमिलर समझना इस पॉइंट को। एम्प्लॉयज का तो क्या होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी वगैरह मिले, ठीक है, पर्क्यूसेट्स वगैरह मिले, अलाउंसेस मिले। और जो हमारे एम्प्लॉयर होगा उसका क्या होगा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स मिल सके। तो दोनों को ही एक दूसरे के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे नाम क्या है, इंडिविजुअल सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यानी हमें यहाँ पर इंडिविजुअल इंटरेस्ट की जगह, अपने फायदे की जगह पे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है, ऑर्गेनाइजेशन के फायदे को ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक मैनेजर है, मान लो, ठीक है, मैनेजमेंट में कोई भी एक बंदा है, तो वो क्या उसका जो कोई भी रिलेटिव है, कजन है या सपोज कोई भी, तो उसका कजन जो है वो रॉ मटेरियल सप्लायर है, बट ही नोज कि वो रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो अब ये नहीं कि जस्ट बिकॉज उसका कजन है और वो उसको बोल रहा है कि मेरे पास से रॉ मटेरियल ले लो, ठीक है, तो वो वहां से ले लेगा। नहीं, वो ये देखेगा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन को सबसे चीप और बेस्ट, मतलब रीजनेबल और बेस्ट रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, किस रॉ मटेरियल सप्लायर से मिलेगा, मैं उसी से लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये उसका पर्सनल इंटरेस्ट था, ये उसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट था। वो चाहता तो अपने कजन से ले सकता था ताकि उसका प्रॉफिट बढ़े, ठीक है, बट उसने ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को क्या रखा, ध्यान में रखा, ठीक है। नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। सो व्हाट इज रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन? यहाँ पे देखो, जो एम्प्लॉयज है ना उनको फेयरली पे होना चाहिए, ठीक है। सो एम्प्लॉयज को फेयरली क्या मिलना चाहिए, फेयरली उनको पे होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने फेयरली क्यों बताया, मतलब कि जो एम्प्लॉयज हैं उसको जितना वो डिजर्विंग है उतना मिलना चाहिए, कीपिंग इन द व्यू द पेइंग कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। साथ में ऑर्गेनाइजेशन की पेइंग कैपेसिटी को भी क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ऑर्गेनाइजेशन की पेइंग कैपेसिटी मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन कितना पे कर सकती है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए उस एम्प्लॉयज को क्या करना है, पे करना है। अब देखो, यहाँ पर जो वो वेजेस डिसाइड करेगा वो इन 3 चीजों को देख करके वेजेस डिसाइड करेगा। उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी, उसकी जो पेमेंट कैपेसिटी है, यानी कि एक जो एम्प्लॉयर्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो कितना पे कर सकता है, इसको ध्यान में रखते हुए वेजेस पेड बाय द कॉम्पिटिटर्स कितना पे कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखते हुए भी हम पे करेंगे। अगर कॉम्पिटिटर्स, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है लेकिन हमारे कॉम्पिटिटर ज्यादा पे कर रहे हैं और हम कम पे कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयज जो है दे विल गो फॉर दैम, ठीक है। तो हमें उनको, कॉम्पिटिटर्स को भी ध्यान में रख करके वेजेस पे करने हैं। एंड लास्ट वन इज एज पर द प्रोविजंस ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट। जो आप गवर्नमेंट ने एक एक्ट बना रखा है एम्प्लॉयज के लिए, ताकि एम्प्लॉयज के साथ कोई भी गलत ना हो इन रिगार्ड्स टू द वेजेस एंड ऑल। तो जो मिनिमम वेजेस एक्ट गवर्नमेंट ने बना रखा है उसके प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए भी ऑर्गेनाइजेशन को रेम्यूनरेशन पे करना है। So these are the another 5 principles which we have discussed today, and in the next video we will do further principles. I hope this is all clear to you, and if any query then you can comment. Thank you.